सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग अपने घर पे भी बच्चों को नहीं सुनते, वो बात कर रहे होते हैं, हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर उनको सुने। इवन कोई डम बात करें है ना, उसको भी सुने, उसको भी रिप्लाई करें। ऐसा क्या है, क्या क्लास में किसी बच्चे से जेलस तो नहीं हो रहा, किसी से एनवियस तो नहीं है वो, ठीक है। आपने उसके रीज़न को, मिसबिहेवियर पे वैसे बताओ, उससे स्कोल्ड करते हैं टीचर्स, डांटते हैं कि क्यों मिसबिहेव कर रहे हो, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो। आपने उसके रीज़न को जानना है। डांट जहाँ पे बनती है ज़रूर डांटें। ओके, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि चाइल्ड साइकोलॉजी में हम मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है। और अब कुछ टिप्स हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप क्लासरूम में अपने बच्चे को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ऑब्ज़र्व, ये साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड है कि आप अपने बच्चे को, या फिर चलो फॉर एग्जांपल हम स्टडी कंडक्ट करें, ऑब्ज़र्व करें बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिज़िकल इलनेस में हमें हेडेक है, हमें पता है हेडेक है, मेडिसिन ले लें, लेकिन बिहेवियर जो होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। एट एक टाइम पे बच्चा बिहेव कर रहा है अच्छी तरह से, बट थोड़ी देर के बाद मिसबिहेव कर रहा है, अनप्रेडिक्टेबल हुआ ना। तो इसी तरह से हम उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बिहेवियर के पैटर्न्स को समझेंगे, क्योंकि जब हमें उसके बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उसके बाद हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के बिहेवियर्स को, अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें क्लासरूम में, डिफरेंट सिचुएशंस में। टेस्ट की सिचुएशन में, टेस्ट में लें बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप उनको देखें कि जब कोई दो बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, आप उस सूरत में उनको देखें वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। आप कोई ग्रुप एक्टिविटी उनको दे रहे हैं कि सब ने मिल के इस टास्क को कंप्लीट करना है, उस सूरत में आप देखेंगे उनका बिहेवियर क्या है, उनको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड, प्रेज़। जब क्लासरूम में प्रेज़ मिलती है बड़ा अच्छा लगता है, तारीफ़ होती है। मैं यूनिवर्सिटी में भी थी ना, कोई क्लास में कहता था बहुत अच्छा काम किया, ऐसे नाम लेके कोई कहता था, टीचर कहती थी, बहुत अच्छा लगता था, उफ दिल चाहता था और आज ही घर जाऊँ, बहुत काम करूँ, ज़्यादा अच्छा काम करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, होता है ना ऐसा, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना। तो इवन वर्क प्लेस पे भी, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी अगर कोई कहता है ना कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो प्रेज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को आप अगर अप्रिशिएट करें, उनको बहुत अच्छा काम किया, उनके छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, छोटे छोटे वो अपनी सक्सेस के लिए जो स्टेप्स लेते हैं ना, उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। वो उसी दिन घर जाके और ज़्यादा काम करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप उनको और ज़्यादा प्रेज़ करें, तारीफ़ करें उनकी। थर्ड पे लिसन, ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग अपने घर पे भी बच्चों को नहीं सुनते, वो बात कर रहे होते हैं, हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर उनको सुने। इवन कोई डम बात करें है ना, उसको भी सुने, उसको भी रिप्लाई करें। कह रहे हैं सुन लें, क्या है, क्या चाहते हैं सुनने में, राइट। सुने, उनको ज़रूर सुने। उसके बाद गिव फुल अटेंशन वाइल टॉकिंग। वो बात कर रहे हैं तो आप उनसे एक तो पूरी अटेंशन दें। अटेंशन के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, कैसे आप बिल्कुल उनको अटेंटिवली सुन रहे हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, इस तरह फेशियल एक्सप्रेशंस, वाह वेरी नाइस, अच्छा इस तरह से भी हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे को पता चल, उसके साथ उसके लेवल पे आना होता है ना, तो ताकि उसको पता चले कि ये बंदा मेरी बात समझ रहा है, दिस इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू, मुझे इससे बात करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गिव रिस्पेक्ट। अब हम बोलेंगे बच्चों को क्या रिस्पेक्ट, लेकिन बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आपने उनको पूरी इवन के, मैं अक्सर स्कूल्स में जब मैंने विज़िट किया तो मैंने देखा कि बच्चों को ना आप कह के एड्रेस करे थे, है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बेटा आप ये करें, कुछ जगहों पे तुम भी कहते हैं, बट आप कह के एक ज़रा उनको भी, यार मैं भी वैल्यूएबल हूँ टीचर के लिए, मैं भी वर्दी हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन थिंग्स, उनको छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप वैसे तो सारे पॉइंट्स पे ही मैं कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे नज़दीक सब भी ज़रूरी है ठीक है। आप उनको चीज़ों को एक्सप्लेन करें, छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करें। आप इवन वो आपसे कोई फजूल सवाल पूछते हैं ना, उसका भी उसको मतलब बताएं। कोई नहीं बताने वाला उसको हिडन वर्ड्स में समझा दें, बता दें, लेकिन उनको एक्सप्लेन करें, उनके क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि बच्चों का ब्रेन ग्रो कर रहा होता है ना। अच्छा, आप लोग किस लेवल को टीच कर रहे हैं, किस लेवल पे, किस ग्रेड को टीच?
Okay, very nice. That's right. Very good. I'm the principal. Oh, it's a great. Okay. I'm grade 5. 5, 2, मैं ग्रेड 4 4, ग्रेड 7. ग्रेड 6। गुड, यानी कि मतलब इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, क्योंकि 9th 10th के बच्चों के लिए तो नहीं रेलिवेंट है, मैंने बस यही चेक करना था। ठीक है, तो हाँ, उनके क्योंकि उनका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है ना, तो ये ज़रूरी है कि उनके माइंड में क्वेश्चंस आएँ, आप उनको आंसर करें। आंसर नहीं करेंगे वो पूछना छोड़ देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके क्वेश्चंस को आंसर करें। नेक्स्ट है लास्ट, डिस्कवर द रीजंस बिहाइंड द बिहेवियर। बाज़-औक़ात मिसबिहेव भी करते हैं, तो आप रीज़न, क्योंकि स्कूल के बाहर भी बच्चे की एक लाइफ होती है। जब वो घर से आते हैं स्कूल में, पूरा एक उनका ना कह लें कि घर पे भी तो उनकी एक लाइफ है ना। बाज़-औक़ात मिसबिहेव कर रहे हैं तो विदाउट एनी रीज़न कोई बच्चा मिसबिहेव नहीं करता, तो आप उसके उस मिसबिहेवियर की वजह जानने की कोशिश करें कि वो क्यों मिसबिहेव कर रहा है। ऐसा क्या है? क्या क्लास में किसी बच्चे से जेलस तो नहीं हो रहा, किसी से एनवियस तो नहीं है वो? ठीक है, आपने उसके रीज़न को, मिसबिहेवियर पे वैसे बताओ, उससे स्कोल्ड करते हैं टीचर्स, डांटते हैं कि क्यों मिसबिहेव कर रहे हो, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो। आपने उसके रीज़न को जानना है। डांट जहाँ पे बनती है ज़रूर डांटें, लेकिन पहले उसके रीज़न को ज़रूर जानें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रोल ऑफ अ टीचर इन द स्टूडेंट्स लाइफ। जब मैं ये स्लाइड बना रही थी, मेरे माइंड में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था कि टीचर, एक बच्चे की लाइफ में ना टीचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर होता है, कि वो टीचर को कभी गलत नहीं कहते, जिससे वो पढ़ रहे हैं ना उसको कह देंगे तुम गलत हैं। मैं रिसेंटली एक बच्चे को पढ़ा रही थी, मेरा कज़न था, सामने नज़र आ रहा था कि उसने ना आंसर गलत मार्क किया हुआ है। टीचर ने, जैसे एक पैराग्राफ था, पहली लाइन सिर्फ आंसर था, उसने ना अगली लाइन को भी आंसर बनाया हुआ था। मैं उसको कह रही थी कि ये अगला तो ये क्वेश्चन बन रहा है इटसेल्फ, ये तो आंसर नहीं है। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने कहा टीचर ने ये लिखा, टीचर ने ये बोला है तो यही है। अगले दिन आके उसने मुझे बताया कि उसने रिमूवर से ना रिमूव कर दिया था सारा, कि नहीं टीचर कह रही थी वाकई ये यहाँ तक है। टीचर ने कहा है मान लिया, मैंने कहा है उसने नहीं माना। जी 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 ज़रूर। मेरी बाजी थी, बुआ की बेटी, वो टीचर नहीं थी, पढ़ती थी, बिस्मिल्लाह का तलका उसके टीचर ने पढ़ाया। उसको यही समझ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, उसको यही समझ आई शू शू करती हूँ वो घर जाके यही करती हूँ अल्लाह के नाम से। कह रही क्या पढ़ी? मेरी टीचर ने यही पढ़ाया था। वो कहती नहीं शुरू करती हूँ लगने, मेरी टीचर कहा था शू शू करती हूँ। और उसने नहीं सुना होगा कि उसने कहा आप गलत है, टीचर गलत नहीं है। अब उस पैराग्राफ में हुआ ये था, टीचर ने कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है ना, तो ऊपर वाली लाइन के एंड पे भी वही वर्ड था, नीचे वाली लाइन के एंड पे भी ना वही वर्ड था। तो टीचर को ये लगा कि बच्चे को ये लगा कि ये नीचे वाले तक है, ठीक है, नीचे वाले वर्ड तक है, बट वो ऊपर वाले वर्ड तक था। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने अपनी टीचर की बात ही मानी। तो इस तरह से जो टीचर्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की लाइफ में। तो अच्छा, अब सबसे पहले प्रोवाइडिंग एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस। एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस तो हम सभी प्रोवाइड करते हैं, मतलब टीचर्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उनके कोर्स में जो कुछ है उनको सब कुछ सिखाते हैं, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सब कुछ। ठीक है, ये तो एक बहुत ही बुनियादी बात हो गई। उसके बाद फोस्टिंग अ लव ऑफ लर्निंग। बच्चों के बीच में ये क्यों उनके अंदर क्यूरोसिटी डेवलप करें कि आप चीज़ों को सीखें, कैसे सीखें। उनके अंदर एक ना वो प्यार होना चाहिए लर्निंग के लिए, कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। नंबर्स की रेस से आगे बढ़ के थोड़ा सीखना है, ठीक है, नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना है। ये उनके लिए अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कल को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो अपने एक दिन के 6 to 7 आवर्स स्कूल में एक टीचर के साथ गुजार के जाते हैं, तो उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह से कि जब आप उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ना, तो उन्हें पता होगा कि ये टीचर तो बहुत ट्रस्टवर्दी है, इसके साथ तो मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और उनके अंदर एक सेंस ऑफ कनेक्शन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी। ठीक है, कि टीचर के साथ एक बिलोंगिंगनेस, एक कनेक्शन है, मेरा पॉजिटिव कनेक्शन है। ठीक है, इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करें, ठीक है, उनको हेल्प करें। अगर वो आपसे कुछ डिफरेंट पूछते हैं उसको आंसर करें, ठीक है, उनको डिफरेंट चीज़ें इनोवेट करने के लिए इनकरेज करें। अगर वो कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है। आप उनको बताएं कि
उनको सिखाएं कि हाउ दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, क्योंकि जब वो इस तरह बॉक्स के बाहर जाके सोचेंगे ना तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, उनके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस करना चीज़ों को उनको आएगा, ठीक है, और वो बेहतर तौर पे फिर चीज़ों को मतलब क्रिएटिविटी देख के तो चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। आप बच्चों को ना सिर्फ उनके एकेडमिक कोर्स में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें, बल्कि कहीं और भी क्लासरूम में किसी के साथ झगड़ा हो गया तो दोनों के बीच में आपने मीडिएटर कैसे बनना है, आपने दोनों को ये इंप्रेशन नहीं देना कि आप किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिएटर वो होता है जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो आपने दोनों को इस तरह से डील करना है कि उनको लगे कि ये टीचर तो दोनों को लगे मेरी साइड पे है, ठीक है, इस तरह से आपने उनके साथ डील करना है, उनको गाइड करना है, और ना सिर्फ उनका एक गाइड बनना है, बल्कि आपने उनका मेंटोर बनना है कि आपकी एग्जांपल्स उनको उनकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प कर सकें, ठीक है, वो आपको एज अ मेंटोर देखें। ये हो गई हमारी रोल ऑफ अ टीचर इन स्टूडेंट्स लाइफ। ओके, क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स। अब ये मैं आपको 1 बाय 1 चारों एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपने मुझे बताना कि इनमें से आपका कौन सा स्टाइल है, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट का। अच्छा, अथॉरिटेरियन जो क्लासरूम स्टाइल है, मैनेजमेंट स्टाइल है, ये वो स्टाइल है जहाँ पे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स डिफाइन कर देते हैं। किसी ने नहीं बोलना जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, टीचर्स क्लियर, अगर बोलोगे क्लास से निकाल दूंगी, खड़ा कर दूंगी, चेयर पे खड़ा कर दूंगी, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स डिफाइन कर दिए, और फिर उसके बाद पनिशमेंट भी डिसाइड कर दी, वो भी बता दी कि अगर मैं बोल रही हूँ फिर बोलोगे बाहर निकाल दूंगी, पनिशमेंट भी पता चल गई। उसके बाद फोकस होता है कि मैं टीचर हूँ तो यू ऑल आर सबमिसिव टू मी, यू ऑल विल सबमिट टू मी, ठीक है, आप सब लोग ओबीडियंट हो मेरे, मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है, इस तरह की। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनकी क्रिएटिविटी को इनकरेज नहीं किया जाता, उनकी ऑटोनॉमी, उनके फ्रीडम को इनकरेज नहीं किया जाता, ठीक है। आपने ये अथॉरिटेरियन स्टाइल की मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है, ये इसमें ऐसे होता है। उसके बाद टीचर का कंट्रोल स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। डिसीजन मेकिंग सारी टीचर्स करते हैं। कल टेस्ट है तो है सब, वो हम कहते होते थे मैं मंडे को रख ले, वीकेंड पे अच्छी तैयारी हो जाएगी, नहीं, कल है तो कल है ठीक है, ये होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल कि टीचर ही अथॉरिटी है, सॉरी। उसके बाद सेकंड जो है अथॉरिटेटिव, इसमें टीचर तो अथॉरिटी है लेकिन बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट है। अथॉरिटेरियन में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है। अब टीचर कह रहा है कि अब टीचर ने अपने क्लियरली डिफाइंड रूल सेट कर दिए, पनिशमेंट डिफाइन कर दी, लेकिन ना वो ना लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा रैशनल होते हैं कि फॉर एग्जांपल मिसबिहेव कर दिया फिर तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, मिसबिहेव कर दिया फिर तो मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ तो किसी ने नहीं बोलना, ऐसे नहीं होता। तो इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, अब डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों मिलके करते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि टीचर कहते हैं कि कल टेस्ट है, मैम प्लीज़ मंडे को रख ले, वीकेंड पे अच्छी तैयारी हो जाएगी। वो कहते हैं चलो ठीक है वीकेंड पे रख लेते हैं, तुम लोग परफॉर्म अच्छा करो, मेरे लिए ये ज़रूरी है। तो ये होता है अथॉरिटेटिव। इसमें टीचर जो होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत वार्म होता है बच्चों को लेके, और बहुत उनके लिए कोऑपरेटिव होता है, और स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परमिसिव। मेरे घर के पास एक स्कूल था गवर्नमेंट सेक्टर का, तो अक्सर ना हम देखते थे कि दिन के 12 बजे, दिन के 11 बजे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, टीचर्स अपने काम करवा रही हैं, इस तरह से होता था। तो मैं बड़ी हैरान होती थी। अब परमिसिव स्टाइल वो होता है जहाँ पे टीचर बस चेयर पे ना यूँ करके बैठ जाता है, करो जो करना है तुम लोगों ने, आराम से ऐसे बैठ जाता है, कोई लेक्चर को वो प्रिपेयर नहीं करता, टीचर बच्चों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, पढ़ाता भी नहीं है, वो कहता बच्चे करो जो करना है तुम लोगों ने, ठीक है। ना तो कोई स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल होता है और ना ही फिर बच्चों की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। सोचे वो क्लासरूम कैसा होगा है ना। तो बच्चे फिर अगर मिसबिहेव भी कर दें तो इट्स ओके, कर लो, है कोई बात नहीं, मिसबिहेव कर लो, उनकी कोई पनिशमेंट डिफाइन नहीं होती, कोई सेट रूल्स नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होता, ठीक है। ये परमिसिव वो होता है।
इंडल्जेंट वो होता है, बहुत हार्ड वर्किंग टीचर्स होते हैं, वो बड़े बहुत लेक्चर को प्रिपेयर करके आता है। मेरे माइंड में जब मैं ये करी थी ना, तो मेरे माइंड में हर एक की ना मेरी एक टीचर आ रही थी माइंड में, हर एक स्टाइल के लिए ना एक एक टीचर आ रही थी मेरे माइंड में। अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना मास्टर्स, तो जो मेरी सुपरवाइज़र थी शी वाज लाइक दिस, इंडल्जेंट, बहुत हार्ड वर्किंग, क्लास घर से लेक्चर प्रिपेयर करके आती थी, कहीं और एंगेज्ड है तो हमारा टाइम ज़ाया नहीं होने देती थी, हमें किसी ना किसी तरीके से मैनेज करती थी, आती थी, पढ़ाती थी, प्रैक्टिस करवाती थी, बहुत मेहनत करती थी। बट अगर काम एंड पे नहीं अच्छा होता था डांटती भी थी, जो कि जस्टिफाइड था, राइट। तो बहुत हार्ड वर्किंग है, बच्चों के लिए बहुत कोऑपरेटिव है, कोई प्रॉब्लम आ गया तो बच्चों के साथ मिल के उसको सॉल्व करती हैं रादर देन के डांटो उनको, ठीक है। तो ये हो गया इंटेलिजेंट। तो अब आप बताएं बारी बारी, आपका कौन सा स्टाइल है इनमें से? अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, वेरी गुड, अथॉरिटेटिव, ठीक, वेरी नाइस। आप? अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन, गुड। इनमें से कोई भी स्टाइल गलत नहीं है, आप बता दें। आप सर, आप बताएं। मेरे दोनों दोनों कौन से? ऊपर वाले दोनों, नीचे वाले दोनों? ऊपर वाले दोनों। आपका? बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। बी एंड डी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। आप? अथॉरिटेटिव, ठीक है। अब कौन रह गए यहाँ से? Authoritative and indulgent. अथॉरिटेटिव एंड इंटेलिजेंट, ओके, वेरी नाइस। सबके लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छे स्टाइल है सबके अपने लिए खुद क्लैपिंग कर देते हैं। क्लास के एंड पे टीचर क्लैपिंग कराता था, बड़ा अच्छा लगता था, और सारे मिल के क्लैपिंग करते थे, मुंह पे बड़ी सी स्माइल आ जाती थी, है ना, ऐसा होता है। अच्छा, अब हम ना कुछ छोटी छोटी टिप्स को कर लेते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को समझ लेते हैं कि आप किस तरह से अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो इसमें है ग्रीटिंग्स। जब हम क्लास में जाते हैं ना और बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, अच्छा लगता है ना, तो हमें भी तो ऐसा करना चाहिए ना उनके लिए। आप जाएं क्लास में तो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आप भी उनको स्माइल से ग्रीट करें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उन्हें भी एग्जैक्टली उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप क्लास में जाएंगे के बजाय इसके कि ऐसे मुंह बना के चले जाएं। बच्चे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग टीचर, तो मैम वालेकुम सलाम, बैठ जाओ, कैसा लगेगा? अच्छा थोड़ी लगेगा। तो ऐसे ये कि आप उनको स्माइल के साथ ग्रीट करें, आप भी सलाम का जवाब उतनी ही एनर्जी से दें जितनी एनर्जी से आपको वो सलाम करें, ठीक है। सेकंड है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी बच्चे का बिहेवियर चाहते हैं कि वो पॉजिटिव बिहेवियर उसका रिपीट हो, स्ट्रेंथन हो, तो आप उसको रीइंफोर्स करें। रीइंफोर्स किस तरह से कर सकते हैं? रीइंफोर्समेंट में आप उसको प्रेज कर सकते हैं, आप उसके लिए क्लास में क्लैपिंग बजवा सकते हैं, आप उसको स्टार दे सकते हैं। स्टार बहुत अच्छा लगता था, एक्सीलेंट तो बहुत अच्छा लगता था बचपन में, है ना, गुड भी अच्छा लगता था। काउंट करते थे एंड पे, कॉपी के एंड पे ना काउंट करते थे कितने गुड मिले हैं, दूसरे को बताते थे मेरी इस कॉपी पे मुझे इतने स्टार्स मिले, इतने गुड मिले, वो दे दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस लेवल पे तो हमें लगता है क्या गुड, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। आप उनको रीइंफोर्स करें इस तरह से, एक दफ़ा गुड देंगे, अगली दफ़ा वो जाके ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये आप उनको क्लास में बताएं सबके सामने, इस बच्चे ने आज बहुत अच्छा काम किया, सब इसके लिए क्लैपिंग करें, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नाम लेके बुलाएं उनको, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस विद नेम। आप बच्चों को ना क्लास में नाम लेके बुलाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आई थिंक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो हाँ, नाम याद होना चाहिए, उनको नाम से एड्रेस करना चाहिए। अब अगर के इवन मुझे ऐसे फील होता है कि जब मैं अपनी क्लास में बैठती थी यूनिवर्सिटी में जाके भी ना, तो टीचर को नाम याद होता था, बड़ा अच्छा लगता था, यार टीचर को मेरा नाम याद है होता है ना वैसे। तो आपने इतने बच्चों में भी मेरा नाम याद है, तो आप कोशिश करें बच्चों को उनके नाम से एड्रेस करें। दूर से अगर बुला रहे हैं आप कह के नाम लेके बुलाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल क्यूज़। नॉन वर्बल क्यूज़ वो होते हैं कि जब हम बात नहीं करें, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे जेस्चर्स कैसे हैं, आई कांटेक्ट कैसा है, ठीक है। तो अगर बच्चों को दूर से जैसे कोई मिसबिहेव कर रहा हो तो दूर से टीचर ऐसे डांटते ऐसे घूरती हैं, तो वो होते हैं हमारे नॉन वर्बल क्यूज़। अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके जो आप अपने नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू उनको किस तरह से ये इम्प्रेशन दे सकते हैं कि आप क्लास के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप अगर वो बात कर रहे हैं,
अटेंटिव होकर उनको सुने, ठीक है। अगर वो आपसे कोई बात कर रहे हैं या फिर अपने किसी फेलो से कोई बात कर रहे हैं, तो आपने उनको अपने नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू ये इंप्रेशन देना है कि आप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ रही है, ठीक है। तो नॉन वर्बल क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है आपकी, कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो बच्चों के लिए। फिर है प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़। आप सब ने जो ग्रेड्स बताए हैं ना, इस सब में ना बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंगेज कर दो ना, ऐसे होती है उनकी लर्निंग, ऐसे बहुत मज़े से वो सीखते हैं सब कुछ। आप उनको प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ कोई भी इस तरह से डिज़ाइन कर लें, गूगल पे बहुत सारी होती हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही होगा कि बच्चों को कम एफर्ट से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा और उसको इन्जॉय भी करेंगे। जैसे मैं एक बच्चे को पढ़ा रही थी रिसेंटली, तो उसको ना एक एक्टिविटी ये मिली थी, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ थी, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ था कि आप गूगल करके इनके बारे में लिख के लाएं, और उसने बुक खोलते के साथ ही कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये करते हुए बहुत मज़ा आएगा। तो उसने वो बजाय इसके कि वो उसको जो याद करना पड़ता है ना, रट्टा लगाना पड़ता है, उसमें बच्चे बहुत तंग पड़ते हैं। तो आप उनको एक्टिविटीज़, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में कुछ इस तरह की आप एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। उनको क्लास में जैसे इंग्लिश में आपने अगर कुछ सिखाया है तो आप बोले चलो एक दूसरे को ये बात बताओ, एक दूसरे से ये बात सीखो, ठीक है। प्ले बेस्ड एक्टिविटी से वो ऐसे सीखेंगे, मज़ा आएगा, उनको पढ़ने का भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट है टैगिंग। टैगिंग ये होता है कि बाज़ू का टीचर्स इस तरह से करते हैं कि बच्चों को ना उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेस पे या फिर उनके ना मेंटल कैलिबर की बेस पे ना उनको टैग कर देते हैं। ये तो है स्लो लर्नर, तुमने सबसे एंड पे काम सबमिट कराना होता है, ले आओ अब एंड पे ले आओ अब। तो बच्चे के ना अनकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चला गया कि वो स्लो लर्नर है। उसने बाद में कहना है अच्छा मैं तो हूँ स्लो लर्नर, हर एंड पे सबमिट कराऊंगा। उसके कॉन्शियस माइंड ने मैसेज भेज दिया, उसके अनकॉन्शियस माइंड ने मैसेज भेज दिया उसके कॉन्शियस माइंड में। उसने फिर कॉन्शियसली बन जाना है स्लो लर्नर। मेक सेंस है ना। तो उसने कॉन्शियसली बन जाना है स्लो लर्नर कि मैं तो स्लो लर्नर हूँ, एंड पे ही काम सबमिट कराऊंगा, इट्स ओके। क्या है, टीचर को भी पता है। तो ऐसे नहीं करना, बच्चों की टैगिंग नहीं करनी, उनको फिज़िकल अपीयरेंस की बेस पे या फिर किसी और मेंटल कैलिबर की बेस पे उनको टैग नहीं करना। नेक्स्ट है ग्रुपिंग। जब आप किसी भी एक्टिविटी के लिए बच्चों को ग्रुप में ऐड करते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि इस तरह के ग्रुप्स बनाएं कि एक तो बहुत ही हाइपर एक्टिव किस्म के भी क्लास में बच्चे होते हैं ना, जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, उनके साथ आप ऐड कर दें उन बच्चों को जिनकी एनर्जी ज़रा कम है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा कि जो कम एक्टिव बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पता चल, हाँ एग्जैक्टली सेम, ये बात है, गुड। तो उनको फिर ये एक सेंस ये मिलेगी कि अच्छा ये काम कर रहे हैं, इनके ग्रुप में मैं हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ये करूँगा इनके साथ मिलके। तो ऐसे क्या होगा, एक पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड क्लास में डेवलप हो जाता है और फिर टीचर के लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग। अब हमें नहीं पता होता कि बच्चे की होम लाइफ कैसी है, उसका हम क्लासरूम में तो पता चल रहा होता है बिहेवियर कैसा है, लेकिन हमें नहीं पता होता उसके घर में उसका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है। और पेरेंट्स भी बाज़ का टीचर से डरा रहे होते हैं, मैं तुम्हारी टीचर को कॉल करके बता दूँगी तुमने आज ये किया है, और ख़ुद वो मतलब अंडरमाइन कर देते हैं अपना थोड़ा सा रोल, और टीचर को बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ऐसे वो भी कॉल करके टीचर्स को कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि आप इसको समझाएं। तो आप देखें कि आपका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे की लाइफ में। तो पेरेंट्स के साथ आप मीटिंग करें, उनके घर पे बिहेवियर्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड करें, उसको लर्न करें। ऐसे आपको क्लासरूम में भी उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाएगा।